बिहार की झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार की झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की है। इसकी स्थापना रूस तथा रोमानिया के सहयोग से की गई थी। यह 1964 से कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं? तो बिहार राज्य में 4 प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। पहला देखिए पटना, पटना में नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर 5 जिले हैं। मुंगेर, मुंगेर में लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, इसमें भी 5 जिले हैं। तीसरा मगध, मगध मगध में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, इसमें भी 5 जिले हैं। तथा चौथा तिरहुत, तिरहुत, इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा वैशाली, इस तरह इसमें 6 जिले हैं। अगर यह भी पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जिला किस प्रमंडल में है तो तिरहुत प्रमंडल होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में बिहार माध्यमिक शिक्षक के लिए समान अध्ययन के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 3 को हल कराया गया है। इससे पहले भी इसका 2 प्रैक्टिस सेट तथा 1 से 5 के लिए 13 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी से संबंधित 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। तथा इसका यानी प्रैक्टिस सेट 3 का मैथ तथा रीजनिंग के हल का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण सीडी देशमुख के नाम पर किया गया। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन रही? तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम मुंबई रही, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटन रही। महिला प्रीमियर लीग का यह पहला सत्र था। 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। एक परमाणु की प्रथम परमाणविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। इसके अनुसार अगर देखते हैं तो इसमें होगा बी तथा सी सही उत्तर। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी तथा सी, यानी कह रहा है कि नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाता है। इसके अनुसार यह परिभाषा सी तथा बी पालन करता है। यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो यौनारंभ पर वृषणों का अपरा का विकास तथा एस्ट्रोजन का स्राव का कार्य नहीं होता, जबकि जनन कोशिकाओं का निर्माण तथा टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। इसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 3 तथा 4, यानी ऑप्शन सी होगा। वृषण के कार्य हैं शुक्राणुओं का निर्माण किया जाना, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाना। वृषण से स्रावित हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोस्टेरोन नर में यौनावस्था को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यह गुण नहीं है कोलाइड का। जबकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, यह सही है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, यह भी सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, यह भी सही है। जबकि इसमें पूछ रहा है कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है।
बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कणों का आकार व्यास में 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है? तो इनमें पॉलीथीन, प्रक्षालक तथा पीवीसी यह अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है, तथा 4 में प्लास्टिक, बैकेलाइट तथा डीडीटी यह भी अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है, जबकि 1 में लकड़ी, कागज जैव निम्नीकरणीय वस्तु है, तथा 3 में भी घास जैव निम्नीकरणीय वस्तु है। इस तरह इसका उत्तर जो है कह रहा है कौन अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है। इस तरह इसका होगा 2 तथा 4, उत्तर हो जाएगा डी। वे पदार्थ जो जीवाणु अथवा मृतोपजीवी द्वारा सरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है समान समूह से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं 9 है, 11 है, 17 है, 12 है तथा 13 है। तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 7, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2 तथा 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 3। तो क्योंकि ए और सी दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, देखिए ए तथा सी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें भी 7 है, तो वे समूह से संबंधित हैं, यानी वे समान समूह से संबंधित है, अर्थात आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के समूह हैं। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा ए तथा सी। तो ए तथा सी किस में है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज ऐसी अवस्था है जिसमें अग्न्याशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है। रक्त शर्करा 130 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर तथा खाना खाने के बाद रक्त शर्करा 200 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर से अधिक हो तो व्यक्ति में डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे तथा इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, जो कि कुंडग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बन गए थे। प्रथम तीर्थंकर यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीकात हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की थी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भूमि राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च विभाग संगठन दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन ने ही किया था। दीवान ए रियासत, इन्होंने भूमि का पैमाइश कर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पृथक दीवान ए मुस्तखरीज विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। दीवान ए बंदगान उनकी देखभाल के लिए बनाई गई थी। उन्होंने एक विभाग
दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। कि पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने ही भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 तथा 1906 में अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत की थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च शुरू की थी, जो कि 24 दिनों में लगभग 240 मील की यात्रा की थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्रमशः स्थानीय शासन, ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन राज्य सूची में सम्मिलित है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज की स्थापना करने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक संशोधन किया गया है, यानी एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद वाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का कोई अपना धर्म या पंथ नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार धर्म या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संविधान को शक्ति प्रदान की गई है, जो जैसे राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू किया गया है, जो कि 1962, 1971 तथा 1975 में। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, वह है मुहासिन फानी। जहांगीर का आत्मकथा तजु-ए-जहांगीरी है। तजु-ए-जहांगीरी को पूरा मोतबिंद खान ने किया था। अकबर ने 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक 1885 में ही कोलकाता में आयोजित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एवं द्वारा की गई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका आयोजन मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या है? तो हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम बृहद हिमालय श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो इनमें से आरोही क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश है। हम देख लेते हैं। तो नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर तथा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा, पहला नेपाल हो जाएगा सबसे कम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, सबसे अधिक बांग्लादेश। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। स्वपोषण वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जबकि परपोषण वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? यह संधि क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को Rio+5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो इनमें से ओजोन परत का बढ़ना एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन में मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः गैस जो जिम्मेवार है वह CO2 है।